हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकिता आपकी इंग्लिश एजुकेटर स्वागत करती हूँ आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जहाँ आपको मिलता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद सो मेनी टॉप कोर्सेज जैसे सीबीएसई, यूपीएमबी, बिहार बोर्ड और क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक के लिए ये सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है। इसके अलावा ई नोट्स और ई बुक्स की जानकारी के लिए आपको लिंक्स दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उन लिंक्स पे क्लिक करके आपको पता चल जाएगा ई बुक्स और ई नोट्स की सारी इन्फॉर्मेशन। इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बाद बढ़ते हैं हम आज के क्विक रिवीजन पे, जो कि है आपकी पोम फॉर एन ग्रेगरी। और आज हम इस पोम को किसने लिखा है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सब एकदम क्विकली से जानेंगे। इसलिए क्विकली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसे सबसे पहले जानते हैं लिखा किसने है। तो इसे लिखने वाले पोएट का नाम है विलियम बटलर यीट्स, जो कि W.B. यीट्स के नाम से जाने जाते हैं। बहुत कॉमनली मतलब जिस नाम से जाने जाते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। इनका जो जन्म है वो हुआ था 1865 में और इनकी डेथ हुई थी 1939 में। स्टूडेंट्स, ये एक आयरिश नेशनलिस्ट हैं रहे हैं और ही वॉज एजुकेटेड इन लंदन एंड डबलिन एंड वॉज इंटरेस्टेड इन फोकलोर एंड माइथोलॉजी। ही वन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1923। अब यहाँ दो चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ध्यान में रखना, वो ये है, भले ही इन पोएट के बारे में स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन आए या ना आए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मान लीजिए अगर इस पोम से भी कोई क्वेश्चन आता है और मान लीजिए 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी वो है, तो भी आपको ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है कि इस पोम को लिखा किसने है, राइट। अगर हम स्पेसिफिकली फॉर एन ग्रेगरी की बात कर रहे हैं तो इसमें भी आप ज़रूर लिखिए कि इसे लिखा है W.B. यीट्स ने, जो कि एक नोबेल प्राइज़ विनर है और इन्होंने नोबेल प्राइज़ 1923 में जीता। ये एक इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको अपने क्वेश्चन आंसर्स इनमें लिखना ज़रूरी है। इसके अलावा स्टूडेंट्स माइथोलॉजी लिखा करते थे, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए फोकलोर का समझना। फोकलोर का मतलब होता है लोकगीत होते हैं, जैसे फोक का मतलब होता है लोक, तो जैसे फोक सॉन्ग्स हो गए तो लोकगीत, फोक डांसेस हो गए तो मतलब लोक नृत्य, तो ये मतलब लोक कथाएं हो गई मतलब फोक डांसेस। तो फोकलोर इन सभी का कॉम्बिनेशन एक होता है कि जितना भी उस लोक गीत या लोक जो है उससे रिलेटेड, या लोक यानी वो रीजन, उस एरिया से जो पीढ़ियों से चली आई कोई कथा है, कहानी है, तो उससे जुड़ी हुई चीज़ें जो होती हैं फोकलोर कहलाती हैं और उन्हीं से जुड़ी हुई स्टोरीज़ ये लिखा करते थे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। उससे पहले देखते हैं कि थीम क्या है इस पोम की। तो थीम बेसिकली ये है स्टूडेंट्स की आइडिया ऑफ ट्रू लव, यानी सच्चा प्रेम होता क्या है, इसके बारे में है ये। तो ये एक लड़की है जिसका नाम है एन ग्रेगरी, जो कि टाइटल नेम है। तो यहाँ पर जो एन ग्रेगरी है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है कि कोई भी लड़का जब उसे देखता है तो उससे प्यार करने लग जाता है। लेकिन एक्चुअल में वो एन से नहीं, वो उसकी खूबसूरती से प्यार कर रहा है और उसकी खूबसूरती इतनी ज़्यादा है कि वो लड़का जो है उसकी खूबसूरती से आगे बढ़ ही नहीं पाता। और एन चाहती है कि कोई व्यक्ति अगर प्यार करे तो वो उनसे करे, ना कि उनकी खूबसूरती से। इसी बारे में ये पोम है और इसी बारे में ये जो थीम है वो यही है कि किस तरीके से एन जो है वो चाहती हैं कि उन्हें सच्चा प्यार चाहिए जो कि उनसे किया जाए, ना कि उनकी खूबसूरती से। अब बेसिकली ये पोम जो है वो 3 स्टैंजाज में डिवाइडेड है। पहला स्टैंजा, एक स्पीकर कुछ बात कह रहा है, वो क्या बात कह रहा है हम ये जानेंगे। दूसरे स्टैंजा में एन उस स्पीकर को जवाब दे रही हैं, उत्तर दे रही हैं। और तीसरे स्टैंजा में फिर से जो है स्पीकर जो है वो कोई बात बोल रहा है, कोई लड़का है जो बात बोल रहा है, और ये स्पीकर कौन है, पोएट है, राइट। अब देखते हैं। इन द फर्स्ट स्टैंजा द स्पीकर, अ यंग मैन सेज दैट हर Anne Gregory's beautiful honey-colored hair can make any man fall in love with her. This love is not for Anne but for her beautiful features. अब पहले स्टैंजा में जो बात कही जा रही है उसकी शुरुआत किस चीज़ से हो रही है कि जो एन है उनकी खूबसूरती इतनी है और उनके जो बाल हैं वो हनी कलर्ड यानी शहद जैसे रंग के उनके बाल हैं और इतने खूबसूरत हैं कि उनके बालों से किसी को भी प्यार हो सकता है, कोई भी यंग लड़का उन्हें चाहने लग सकता है। Anne's gorgeous hair has been compared to walls. Walls के लिए स्टूडेंट्स इस पोम के अंदर जो वर्ड लिखा यूज़ किया गया है वो है रैम्पार्ट्स। तो रैम्पार्ट्स बेसिकली वो दीवारें होती हैं जो किले की रक्षा के लिए उसके इर्द गिर्द चुनवाई जाती हैं। तो यानी ये वॉल एक तरीके से प्रोटेक्टिव वॉल्स होती हैं, ठीक है। तो एन्स गॉर्जियस इतने खूबसूरत बाल हैं, लेकिन वो बाल एक तरीके से एक दीवार की तरह हैं। दीवार की तरह कैसे?
दे सिम्बलाइज आउटर ब्यूटी दैट प्रिवेंट्स एनीवन फ्रॉम लुकिंग इनसाइड हर सोल। मतलब वो इतने खूबसूरत हैं कि वो एक तरीके से दीवार की तरह काम करते हैं। मतलब जो बाल हैं वो इतने खूबसूरत हैं कि लोग उन बालों को ही देखते रह जाते हैं, बेसिकली इतने सुंदर हैं, उनसे आगे नहीं बढ़ पाते। यानी एन, उनकी आत्मा यानी उनका चरित्र कैसा है, उनका व्यक्तित्व कैसा है एन का, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो ये वॉल एक तरीके की आड़ हो गई, एक तरीके की एन के लिए जो है एक तरीके का एक पर्दा सा हो गई, या एक तरीके से होता है ना कि मेरे आगे सबसे ज़्यादा बड़ी दीवार यही है कि इस, या सबसे बड़ी मुसीबत यही हो गई कि इनकी वजह से लोग मुझसे प्यार नहीं कर पाते, राइट। This beauty can capture any man's attention so that they may never be able to look beyond that beauty and into Anne's character। और ये जो खूबसूरती है वो किसी भी आदमी का, किसी भी पुरुष का जो है ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकती है, लेकिन कभी भी वो जो व्यक्ति है कभी भी उस खूबसूरती के आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि वो खूबसूरती इतनी है कि वहीं तक ही वो व्यक्ति रुक जाएगा और कभी भी एन के व्यक्तित्व में झांक नहीं पाएगा, ठीक है। इसके आगे, दिस इज़ वॉट मेक्स द स्पीकर बिलीव दैट नो मैन कैन लव फॉर वॉट शी इज़ विदाउट हर ब्यूटी। और इसी वजह से, इन्हीं कारणों की वजह से जो स्पीकर है इन लाइन्स का, वो क्या कहता है कि यही सब खूबसूरती की वजह से कोई भी पुरुष जो है वो एन से कभी प्यार नहीं कर पाएगा। एन की खूबसूरती से प्यार करेगा लेकिन एन से कभी प्यार नहीं कर पाएगा। इसीलिए बिना खूबसूरती के एन कुछ है ही नहीं। अगर एन कल को खूबसूरत ना रही तो जितने भी उसके चाहने वाले हैं वो भी सब नहीं रहेंगे। वन कैन लव हर ओनली फॉर हर ब्यूटीफुल येलो हेयर एंड हर ब्यूटी। सब लोग उनके जो येलो हेयर है, ब्लॉन्ड हेयर बेसिकली, सुनहरे बाल कह सकते हैं, या पीले रंग के जो बाल है, तो ये कहा जा रहा है कि सब लोग उनके पीले रंग के ये जो बाल हैं, ये जो खूबसूरत बाल हैं, और यहाँ जो हेयर है बेटा वो आउटर ब्यूटी या एक्सटर्नल फीचर्स कह सकते हैं। जो हेयर है वो क्या दर्शा रही है? वो दर्शा रही है खूबसूरती बेसिकली, कि एन एक्चुअल में कितनी खूबसूरत है। इट्स नॉट ओनली अबाउट हेयर, सिर्फ हेयर के बारे में नहीं है, पूरी खूबसूरती के बारे में है। तो इसका ये कहना है कि वो इस कंक्लूजन में पहुंच गया है स्पीकर कि इसीलिए कोई भी एन से सच्चा प्रेम नहीं कर सकता, सिर्फ उसकी खूबसूरती से ही प्रेम कर सकता है। इन द सेकेंड स्टैंजा एन रिप्लाइज टू द स्पीकर ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा। अब फर्स्ट स्टैंजा का जो स्पीकर है सेकेंड स्टैंजा में एन उसको जवाब दे रही है। क्या कहती है? शी सेज दैट वॉट इज़ विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड इज़ वेरी सुपरफिशियल एंड नॉट इम्पॉर्टेंट। सुपरफिशियल का मतलब यहाँ पर है नकली, कि मतलब सिर्फ दिखावटी कह सकते हैं आप, कि ये सब दिखावटी है। कि एन क्या कहती है कि जो भी बाहर से दिखाई देता है वो सब सुपरफिशियल होता है, बनावटी होता है, दिखावटी होता है या नकली होता है, एंड नॉट इम्पॉर्टेंट, और वो कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। She gives an example of her beautiful hair that she can change the color of her hair and dye it black, brown और carrot। अब वो क्या कहती हैं इसके लिए? वो कहती हैं कि आज लोग मेरे बालों को प्यार कर रहे हैं, उन्हें पसंद कर रहे हैं, उनका जो रंग है बालों का, वो रंग पर सबका दिल आ गया है, लेकिन ये रंग तो मैं जब चाहूँ तब बदल सकती हूँ। आज ये हनी कलर्ड हेयर जिसके लिए तारीफ़ हो रही है, मैं उनको कभी ब्लैक भी रंग सकती हूँ, कभी भूरे रंग में रंग सकती हूँ, और कभी कैरेट रंग में या गाजर के रंग में भी रंग सकती हूँ। इसका रंग तो मैं जब चाहूँ बदल सकती हूँ। लेकिन असली जो प्रेम होता है वो किसी के व्यक्तित्व से होता है, कि जिसकी अच्छी और बुरी सभी आदतें हम बराबर तोल मोल कर नहीं, बराबर हम मानकर चलते हैं कि भले वो कितना भी अच्छा है या कितना भी बुरा है या जैसा भी है, लेकिन हम उस व्यक्ति से प्यार करते हैं, वो कैसा दिखता है उससे नहीं। आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको क्लियर है। आगे इसी स्टैंजा में क्या कहती है एन? जस्ट लाइक द कलर ऑफ हर हेयर इज चेंजेबल, आउटर ब्यूटी ऑफ एनी काइंड इज चेंजेबल एंड हेंस नॉट ट्रू। जैसे ही उनके बालों का रंग बदला जा सकता है, वैसे ही उनकी बाहरी खूबसूरती जो है किसी भी रूप में कभी भी बदली जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ऐसे है कि अगर जैसे किसी का चेहरा है, तो अगर मेकअप करके चेहरों को, फीचर्स को सुधारा जा सकता है ना। अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े, एकदम बॉडी फिटेड जो है ड्रेस होती है, एकदम प्रॉपर फिटिंग के साथ हम अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहनकर अपनी जो अपीयरेंस है, मतलब जिस तरीके से हम दिखाई दे रहे हैं, अच्छी अच्छी हेयर स्टाइल्स करके सब उसको एकदम कवर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे हम इंसान हैं, यानी हमारी सोच जिस तरीके की है, उसके लिए कोई मेकअप नहीं होता है, राइट। तो मेकअप करके जो दिखाई दे रहा है उसको तो सुंदर बनाया जा सकता है, लेकिन
अपना व्यक्तित्व सुधारने के लिए, अपनी सोच सुधारने के लिए किसी भी तरीके का जो कहना चाहिए मेकअप है वो नहीं है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए। शी वॉन्ट्स टू टेल द स्पीकर दैट एनीवन फॉलोइंग इन लव विद हर मस्ट सी द एक्चुअल पर्सन बिहाइंड द ब्यूटी एंड थिंक्स दैट यंग मैन हु फॉल इन लव विद हर मस्ट लव हर फॉर व्हाट शी इज एंड नॉट फॉर हर येलो हेयर और आउटवर्ड अपीयरेंस। और इसीलिए एन कहती हैं कि जितने भी लड़के मुझसे प्यार कर रहे हैं वो मुझसे नहीं, मेरी खूबसूरत बालों से प्यार कर रहे हैं, तो मेरी खूबसूरती से प्यार ना करके और मुझे कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मुझसे प्यार करे, इनर ब्यूटी देखे और ना कि मेरे एक्सटर्नल फीचर्स, एक्सटर्नल ब्यूटी पर मर मिटे। अब नेक्स्ट स्टैंजा में यानी थर्ड स्टैंजा में क्या होता है? द स्पीकर रिप्लाइज टू एन्स स्टेटमेंट अबाउट लव फॉर इंटरनल एंड नॉट फॉर एक्सटर्नल ब्यूटी। अब यहाँ एन को चाहिए कि मुझसे कोई प्यार करे, वो अपनी एक तरीके से इच्छा बता रही है अपने जवाब में। तो स्पीकर क्या बोलता है कि ऐसा कोई है ही नहीं जो तुम्हारी एक्सटर्नल ब्यूटी से ना प्यार करके तुम्हारी इंटरनल ब्यूटी से प्यार करे। क्यों? द स्पीकर मेंशन्स एन ओल्ड रिलीजियस मैन हु अनाउंस दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट इन विच इट इज़ रिटन दैट ओनली गॉड इज़ केपेबल ऑफ लुकिंग बियॉन्ड एक्सटर्नल ब्यूटी। तो क्या कहता है कि मुझे एक ऐसा रिलीजियस मैन यानी संत, महात्मा, साधु, कोई ऐसा व्यक्ति मिला जिसने पुराण जो पढ़े होते हैं या बड़े बड़े जो ग्रंथ पढ़े होते हैं, तो इसी हिसाब से बताया है कि एक होली बुक है, एक पवित्र किताब, जिसमें ये लिखा हुआ है कि सिर्फ भगवान ही है जो आपको आपके लिए प्यार कर सकता है और ना कि इस आधार पर उसका प्यार टिका रहता है कि आप कितने खूबसूरत हैं या कैसे दिखते हैं। राइट स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। Here speaker means that humans do not have the depth and understanding to look inside the soul of a person. Humans are always carried away by the shine and glitter of outer beauty and they never care to know the person behind the beautiful appearance. Therefore, the speaker concludes that only God can love and only for herself and not her beauty. तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि बेसिकली कंक्लूजन क्या निकल कर आता है कि सिर्फ भगवान ही आपको आपकी वास्तविकता के लिए प्यार कर सकते हैं, आपकी अच्छाइयाँ, खूबियाँ और कमियाँ दोनों को समान तौर पे अपना सकते हैं। इंसानों में इतनी हिम्मत नहीं होती है, ठीक है। इंसान सिर्फ चमक धमक के पीछे ही पागल होते हैं। इंसानों को जो अच्छा दिखाई दे रहा है बस उतना ही वो अपनाना चाहते हैं, उसके अलावा अगर किसी में कोई कमियां हैं तो उसे स्वीकार करना उनके बस की बात नहीं होती है। ये था इस पोम का एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट्स। अब हम बढ़ रहे हैं इसकी पोएटिक डिवाइसेस पे। तो पोएटिक डिवाइसेस क्या होती हैं? कोई भी स्पीकर, राइटर अपनी बात को और बेहतर तरीके से कहने के लिए जिन टूल्स का या जिन लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल करता है उसे पोएटिक डिवाइसेस कहा जाता है। अब सबसे पहले इस पोम की राइम स्कीम देख लेते हैं, जो कि क्या है? ABCBDB। यानी राइम स्कीम क्या होती है मैंने अच्छे से बहुत बार एक्सप्लेन की हुई है, ज़रूर से ज़रूर क्रैश कोर्स में भी ये अवेलेबल है, तो आप प्लीज़ देख लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब होता है एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन, मतलब दो ऐसी चीज़ों में कंपैरिजन करना जिनका एक दूसरे से कोई लेना देना ना हो लेकिन एक मीनिंगफुल बात निकल कर एक अर्थ निकलता है। और यहाँ है एन के बालों को रैम्पार्ट से कंपेयर किया गया है, यानी बाल और दीवार दोनों में क्या तुलना है? कोई भी तुलना नहीं, लेकिन ये तुलना की भी गई है और इसका अर्थ भी निकल कर आ रहा है कि किस तरीके से एन के खूबसूरत बाल जो है उसके व्यक्तित्व के आड़े आ जाते हैं और लोग उनसे प्यार ना करने के बजाय सिर्फ बालों से ही प्यार करते रह जाते हैं या उनकी खूबसूरती से ही प्यार करते रह जाते हैं। नेक्स्ट है ऑलिट्रेशन। ऑलिट्रेशन हम अच्छे से जानते हैं कि उन वर्ड्स के साउंड्स को देखना होता है, हर वर्ड का जो पहला लेटर है उनके साउंड्स कितनी बार रिपीट हुए हैं हमें ये देखना है, और सारे के सारे वो जो शब्द होते हैं एक सेंटेंस में आसपास ही आने चाहिए। राइट, तो पहले देखिए योर येलो, यानी य और य का साउंड देखिए रिपीट हो रहा है और जो शब्द हैं वो भी आसपास आ रहे हैं। फिर सेट सच में भी स का साउंड रिपीट हो रहा है और दोनों शब्द ये तो बिल्कुल मतलब आसपास का मतलब होता है बीच में एक आधा शब्द एक्स्ट्रा भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तो बिल्कुल ही अटैच्ड ही है। देन नेक्स्ट कम हर एंड ही हैड एंड देन अगेन योर येलो, ये फिर से आ रहा है स्टैंजा 3 में। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है? तो यहाँ पर ऑलिट्रेशन हो गया। और लास्ट है हमारा सिंबलिज्म। सिंबल का मतलब होता है सिंबल या चिन्ह बेसिकली, ठीक है। तो चिन्ह का ये मतलब है कि वो लिटरेरी डिवाइस है जो अंकित करती है एक तरीके से कि किस तरीके से किसी भी चीज़ से बताने का एक तरीका होता है, चाहे वो कोई आइडिया हो, चीज़ हो, मतलब धरती पे जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है वो किससे चिन्हित किया गया है बेसिकली। तो यहाँ पर येलो हेयर जो लिखा गया है वो क्या सिंबलाइज कर रहा है? येलो हेयर बेसिकली सिंबलाइज कर रहा है एक्सटर्नल ब्यूटी को, यानी बाहरी सुंदरता को। तो ये येलो हेयर सिर्फ बाल नहीं है, खूबसूरती है। और राइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको एक क्विक रिवीजन में सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, इस क्विक रिवीजन का वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेक श्योर अगर आपने अभी तक मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिल रहे हैं ये सारे के सारे कोर्सेज
क्लास 7 से क्लास 12 तक के लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, और ई नोट्स और ई बुक्स के लिए आपको लिंक्स दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेक श्योर आप उन पर क्लिक ज़रूर से ज़रूर कीजिए। हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे। एंड स्टूडेंट्स, टेक केयर, सी यू सून। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू।